हेलो, हमारी सीरीज चल रही है बच्चों बायोलॉजी की और बायोलॉजी में हमने आपको जेनेटिक्स कराया है लगभग 10 नंबर के आसपास और उसके बाद हम पर्यावरण को कवर करा रहे हैं 14 नंबर का ये आपका यूनिट होगा और इसके अंदर हमने पारितंत्र को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे जैव विविधता की। ये वीडियो जो होगी यानी कि ये आपको हो सकता है 5 से लेके 7 नंबर फिक्स गारंटेड दे करके जाएगी और ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी और इसको हम यहीं पर आपको सब कुछ याद करा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैव विविधता चैप्टर का नाम है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या होती है देखो ध्यान से। जैव विविधता मतलब जैव का मतलब तो होता है जीव और विविधता का मतलब होता है मतलब विविध प्रकार के मतलब विभिन्नता। विभिन्नता वीडियो को ध्यान से देखो, याद करना की कोशिश करिए, सब कुछ यहीं पे याद करा दिया जाएगा। जैव का मतलब हो गया जीव और विविधता का मतलब है विभिन्नता। देखो यहाँ पे समझो, एक तरफ मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास हमने कल पढ़ा था पारितंत्र। पारितंत्र के अंदर मतलब जो दुनिया है, कोई भी पारितंत्र है तो उसके अंदर जो हमारे पास जीव होते हैं, देखो जीव का मतलब उसके अंदर देखो क्या क्या होता है, पौधे भी होते हैं बच्चों, जंतु भी होते हैं। जंतु के अंदर देखो हो सकता है वो मक्खी हो सकता है जंतु के अंदर आपके शेर हो सकता है आपका वहां पे जो जंतु है वो कोई और कैटेगरी का जंतु हो, मतलब मगरमच्छ हो। इस तरीके से मतलब कहने का ये हुआ कि वो जो जीव होते हैं उनके अंदर प्रजाति भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई पौधा हो, कोई जंतु, मगरमच्छ हो, कोई शेर हो, उनकी प्रजाति भी अलग अलग होती है। देखो और जंतुओं की अगर प्रजाति तो अलग अलग होती ही है, उनकी जो आकार होता है, आकार भी सभी जंतुओं का, सभी जीवों का एक नहीं होता, वो भी अलग होता है। सभी का स्वभाव भी अलग होता है। कोई जीव कैसा रिएक्ट करता है, कोई कैसा रिएक्ट करता है। जैसे आप कुत्ते के पास जाओगे तो वो कुछ भी नहीं कहेगा आपको, और हो सकता है आप मगरमच्छ के पास जाओ तो आपको कुछ और रिजल्ट मिलेंगे। मतलब स्वभाव अलग अलग हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पारितंत्र है, तो पारितंत्र में जो जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक प्रकार का नहीं, बहुत अलग अलग तरीके के, भाई हर किसी के अपना अपना नेचर है। तो पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवों की इस विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। क्या बताया मैंने? पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवों की इस विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैसे फिर आप लिखोगे, जैसे यह विविधता प्रजाति में हो सकती है, जैसे यह विविधता प्रजाति कोमा स्वभाव तथा आकार आदि में हो सकती है। इस तरीके से जैव विविधता की डेफिनेशन आप यहाँ पे दे करके आ गए। चलो आप वीडियो को पॉज करो और याद करने की कोशिश करो, खुद से बोलने की कोशिश करिए कि जैव विविधता क्या होती है। बोलिए। तो क्या होती है? पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवों की इस विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैसे यह विविधता प्रजाति स्वभाव तथा आकार आदि में हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो जीव है, इतने सारे प्रकार के, भाई पौधे भी पाए जाते हैं, जंतु भी पाए जाते हैं और आपके शेर भी पाए जाते हैं, मक्खी मच्छर पाए जाते हैं, इतने सारे जो जीव पाए जाते हैं, खैर इतने सारे तो पौधे हैं, इतने सारे जंतु हैं, तो कुल मिला के इनकी जो संख्या है, मतलब जैव विविधता है कितनी, जैव विविधता आखिर कितनी है, ये सवाल बन जाए अगर पेपर में, जैव विविधता कितनी है। ये लो अब बताइए कितनी हो सकती है, मतलब जीव कितने हो सकते हैं। ये बहुत सारी किताबें हैं, मतलब बहुत सारे डाटा हैं जो अलग अलग जानकारी देते हैं। सबसे पहले देखो सन 2004 की बात ले लो। एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है IUCN। IUCN ने बताया कि जो जंतुओं की और पौधों की जो संख्या है ना, पादपों की, प्लांट्स की और जंतुओं की जो संख्या है वो 1.5 मिलियन से ज्यादा है। 1.5 मिलियन का मतलब बच्चों 15 लाख। मतलब 2004 में IUCN ने ये बताया था कि जो पादपों की और जंतुओं की संख्या होती है वो 1.5 मिलियन से ज्यादा है। अब ये IUCN क्या है, पेपर में यहीं से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाता है कि भाई IUCN का फुल फॉर्म लिखिए। तो IUCN का फुल फॉर्म भी ध्यान रख लो। फुल फॉर्म देखिए, जो सबसे जो बड़ा मत है, सबसे बड़ा मत है, मतलब क्या इतनी संख्या हो सकती है? आपको लगता है कि 1.5 लाख 1.5 मिलियन हो, मतलब 15 लाख हो जीवों की संख्या? पेड़ पौधों की बॉय बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, इतने सारे पेड़ पाए जाते हैं। कोई पेड़ जो है अलग वेराइटी का, कोई पेड़ जो है वो किसी फ्रूट का है, कोई किसी फ्रूट का, इतने सारे तो पेड़ है, इतनी सारी घास है, इतने सारे जंतु है, बहुत सारे। तो अ, एक बाद में साइंटिस्ट आए और उनका नाम है रॉबर्ट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉबर्ट में इन्होंने बताया कि जो भाई जंतुओं की या पौधों की यानी कि जो संख्या है ना टोटल जीवों की, वो 7 मिलियन है। इन्होंने अध्ययन करे और बताया 7 मिलियन। 7 मिलियन का मतलब समझते हो आप? 70 लाख।
अगर पेपर में आएगा ना कि भाई वर्तमान में जो सबसे जो जीवों की जो संख्या है, जैव विविधता है, वो कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आपका करेक्ट आंसर होगा 70 लाख। चलिए, ये खैर बात आपको याद हो गया। अब बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कि जो जैव विविधता है उसकी जो पहले आपने देखा होगा कि जैव विविधता इतनी है, जैसे 70 लाख है। आज के दौर में क्या हो रहा है कि जैव विविधता जितने हमारे पास जीव है, किसी को तो कोई मार देता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, वो जीव खत्म हो जाते हैं। कभी किसी जीव का हम शिकार कर लेते हैं। मतलब वो जो जीव है, वो उनकी लगातार जो विविधता है वो घटती जा रही है। तो जैव विविधता में क्षति, अगली हेडिंग है हमारी, जैव विविधता में क्षति। जैव विविधता में क्षति क्या होती है और ये कैसे होती है, ये आपका सवाल अगला बन गया। जैव विविधता में क्षति, इसके क्या होती है जैव विविधता में क्षति? अगर कोई पूछे कि जैव विविधता में क्षति क्या होती है और ये कैसे होती है, तो जैव विविधता में क्षति का मतलब होता है कि भाई लगातार पर्यावरण में बढ़ रही विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण, लगातार पर्यावरण में या पारितंत्र में बढ़ रही विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण जीवों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, क्षति हो रही है, जीवों की प्रजातियों में क्षति हो रही है। इस क्षति को ही जैव विविधता में क्षति कहते हैं। लगातार पर्यावरण में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जीवों की प्रजातियों में कमी हो रही है, जिसे जैव विविधता में क्षति कहते हैं। अब ये जैव विविधता में क्षति के कारण क्या होते हैं, वो आपसे ये पूछेगा जैव विविधता में क्षति के क्या कारण है। तो आप खुद बताओ क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो आप सोच सकते हैं, खुद से बताने की कोशिश करिए। चलिए, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपको मैं बता दूं, देखिए आई विल से कि भाई जो पहला कारण है, सबसे पहली बात हम कह सकते हैं कि अतिदोहन ले लो। अतिदोहन, अतिदोहन, अतिदोहन का मतलब क्या होता है? किसी जीव का अतिदोहन जैव विविधता में क्षति के कारण, वो पेपर में पूछेगा। तो क्या कारण है? नंबर एक देखो, अतिदोहन ले लो। अतिदोहन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ये हेडिंग बना सकते हो, इसके अंदर लिख देंगे कि किसी जीव का ज्यादा शिकार कर लिया जाता है, उसका बहुत ज्यादा दोहन कर लिया जाता है, ज्यादा शिकार या दोहन कर लिया जाता है, जिससे उस जीव की जो संख्या है वो लगातार घटती जाती है, जिससे जैव विविधता जो है वो लगातार उसकी क्षति हो रही है, कमी होती जा रही है। चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लो। दूसरा पॉइंट आप देखो, दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सहविलुप्तता का। सहविलुप्तता, सहविलुप्तता का मतलब होता है जब कोई दो जातियां साथ साथ रहती हैं, एक ये रही एक ये रही। जब कोई दो जातियां आपस में साथ साथ रहती हैं और उनमें से एक जाति को खत्म कर दिया जाए, तो उसके ऊपर जो दूसरी जाति निर्भर रहती है, तो उसके साथ साथ वो जाति भी निर्भर रहने वाली भी खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस क्रिया को ही सहविलुप्तता कहते हैं। मतलब क्या बताओगे कि जब दो प्रजाति साथ साथ रहती है और उनमें से किसी कारण से एक प्रजाति समाप्त विलुप्त हो जाए, तो उसके ऊपर निर्भर दूसरी प्रजाति भी विलुप्त हो जाती है। इस क्रिया को सहविलुप्तता कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, चलो समझो। जैसे हमारे पास कवक और शैवाल जब आपस में मिलते हैं, तो कवक और शैवाल के मिलने से, बच्चों आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में बायोलॉजी में, लाइकेन बन जाता है। कवक और शैवाल जब आपस में मिलते हैं तो ये लाइकेन को बनाते हैं। अगर हम कवक को खत्म कर देते हैं, कवक को किसी ने नष्ट कर दिया, तो क्या होगा? शैवाल इस पे डिपेंड है, शैवाल ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाती है। इस तरीके से आप सहविलुप्तता के बारे में पेपर में लिख देंगे। सहविलुप्तता का मतलब क्या बताओगे कि ये आपने याद कर लिया और एग्जाम्पल ले देंगे। जैसे कवक और शैवाल जब आपस में साथ साथ रहते हैं तो ये लाइकेन का निर्माण करते हैं, और अगर किसी कारण से कवक नष्ट हो जाए तो शैवाल भी नष्ट हो जाता है। तीसरा कारण मैं आपको बता दूं, जैव विविधता में क्षति का और कारण हो सकता है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण। देखिए, कई बार क्या होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे अनेक बार ऐसा होता है कि कोई विदेशी जाति आ जाती है और वो विदेशी जाति जो होती है उस स्थान पर रहने वाली जातियों को नष्ट करने लगती है, जिसके कारण उनकी विविधता खत्म हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि विदेशी जातियों के आक्रमण से भी जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। अगला पॉइंट दे सकते हैं, तीन तो मुख्य पॉइंट हो गए। अगली कोई हेडिंग नहीं, आपको ऐसे ही लिख देना है लाइन में। देखो, जैसे अगला पॉइंट, हाथी के जो दांत होते हैं वो स्मारक बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्मारक और कुछ सुंदर पदार्थ बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसके कारण हाथियों को मार दिया जाता है और इससे भी जैव विविधता में क्षति हो रही है। पांचवा पॉइंट आप लिख देंगे कि भाई देखो, व्हेल मछली है, व्हेल की जो अंदर फैट होती है ना, व्हेल की वसा का जो इस्तेमाल जो है वो सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। मतलब कुछ इस तरीके के, जैसे आपके क्रीम हुए वगैरह वगैरह, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में व्हेल की वसा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए व्हेल को मार दिया जाता है, उसकी क्षति हो जाती है। अगली बात ले सकते हैं, डोडो।
मॉरिशस का डोडो है, इसको उपयोग जो है वो भोजन के रूप में किया जाने लगा। लोगों ने क्या किया कि इसको खाना शुरू कर दिया ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण ये तो खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ, आप लिख देंगे कि जैसे अगला एग्जाम्पल दे देंगे, डोडो का इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता था, तो ये नष्ट हो गया। इस तरीके से ये जैव विविधता की क्षति के कारण है। अतिदोहन, सहविलुप्तता, विदेशी जातियों का आक्रमण, इनके अंदर बना बना के लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। और इसके बाद लिखेंगे हाथी दांत का के बारे में कि इसका इस्तेमाल सुंदर और स्मारक बनाने में किया जाता है, जिससे ये नष्ट हो गए। बिहेल की वसा, और इसके बाद लिख देंगे डोडो को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ये नष्ट हो गया। चलो खैर, इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। जैव विविधता हमने जान लिया, जैव विविधता की डेफिनेशन जान ली बच्चों। जैव विविधता है कितनी वो जान लिया, आईयूसीएन के अनुसार कितनी है वो हमने जान लिया कि भाई 2004 में डाटा दिया था 1.5 मिलियन से ज्यादा है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो रॉबर्ट मेयर उन्होंने बताया कि 70 लाख से ज्यादा है। फिर जैव विविधता की क्षति का मतलब क्या होता है कि जब लगातार पर्यावरण में बढ़ती क्रियाओं के द्वारा जैव विविधता में कमी हो जाती है, तो इसे जैव विविधता की क्षति कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, ये सारे कारण हो गए। आई होप इतनी सारी चीजें जो आपको याद हो रही होंगी। आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। कारण तो हमारे होगी, अब सवाल है कि भाई जैव विविधता की क्षति जो है उसको संरक्षित कैसे करें। ये जो लगातार घटती जा रही है ना, ये इतनी सारी चीज घटती जा रही है, तो उसको कैसे रोकें। उसको संरक्षित करने से पहले कुछ नोट पॉइंट देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। पेपर में आपसे पूछेगा कि भाई हमारे पास संकटग्रस्त जाति क्या होती है। देखो हमने क्या किया, जो जैव विविधता लगातार घटती जा रही है, क्यों घट रही है, कुछ जातियों तो है उसमें संकटग्रस्त। देखो समझो, संकटग्रस्त जाति ये क्या होता है, एक शब्द तो ये ध्यान देना है आपको, संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं। और एक शब्द आपको देना है ध्यान यहाँ पर, विलुप्त जाति के बारे में। ये आपसे अलग से पूछ सकता है पेपर में। देखो संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, अब बताओ। जब किसी जीव का अत्यधिक शोषण कर लिया जाता है, तो उसकी संख्या जो है वो निरंतर कम हो जाती है, और अब उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। ऐसी जाति विलुप्त होने के कगार पर होती है। इन जातियों को ही संकटग्रस्त जाति कहते हैं। क्या लिखोगे कि भाई ऐसी जाति, ऐसी प्रजातियां, ऐसे जीव, जो लिखना है आपको लिखो, ऐसे जीव जिनका बहुत ज्यादा शोषण कर लिया जाता है और उनकी संख्या बहुत कम रह गई हो और उनको बचाना अब बहुत कठिन हो, ऐसी प्रजातियों को संकटग्रस्त जाति कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल, वो आपसे पूछेगा कि संकटग्रस्त जातियों के नाम बताइए, तो आप बताएंगे नंबर एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंपोर्टेंट है ये चीजें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दूसरी, नंबर एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नंबर 2 कश्मीरी स्टैग। ये तो हमारी हो गई भाई संकटग्रस्त जातियां। अब बात करते हैं विलुप्त जातियां क्या होती हैं। वे जातियां जिनका शोषण करने के कारण वो समाप्त हो चुकी हैं। वे जातियां वे जातियां जो शोषण के कारण समाप्त हो चुकी हैं और अब उनका बचाना असंभव है, मतलब वो तो समाप्त हो गई। वे जातियां जो शोषण के कारण, लगातार शोषण के कारण समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त जातियां कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल पेपर में दे देना। देखो जैसे विलुप्त जातियों के एग्जाम्पल दे सकते हो आप, अफ्रीका का क्वैग, नंबर 1 अफ्रीका का क्वैग, नंबर 2 मॉरिशस का डोडो। ये लो बच्चों, इस तरीके से ये तो संकटग्रस्त और विलुप्त जातियां हमने जान ली। अब बात करते हैं इसका संरक्षण कैसे करें, और संरक्षण के अंदर ये ही लॉन्ग क्वेश्चन है, और मैं मानता हूँ संरक्षण जो है वो हम 2 प्रकार से करेंगे। एक होगा सब स्थानीय संरक्षण, एक होगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। और मैं मानता हूँ कि यहाँ से सवाल तो आपका 100% आएगा ही, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का यहीं से ही निकल जाए। चलो खैर खैर छोटे छोटे 1-2 सवाल यहाँ से भी आएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, वो भी जब सब कुछ जानना है, और ये चीज आपको जाननी ही है, ये तो सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। संरक्षण, जैव विविधता भाई इतनी सारी खत्म हो रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, संकट पा रहा है, किसी पे विलुप्त हो रही है कोई जाति, तो उनको बचाना तो पड़ेगा। बचाने का मतलब उनको संरक्षित तो करना पड़ेगा। तो संरक्षण कैसे करें, अब यही सवाल है। तो हेडिंग लिखेंगे जैव विविधता का संरक्षण। देखिए जैव विविधता का संरक्षण, इसके अंदर लिखे देखेंगे हम कि जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 सब स्थानीय संरक्षण, और नंबर 2 बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, तो पहली हेडिंग डालते हैं हम सब स्थानीय संरक्षण। सब स्थानीय संरक्षण क्या होता है, देखिए सब स्थानीय जैसे नाम से पता चल रहा है, एक और नाम हो सकता है इनका इन सीटू कंजर्वेशन, इंग्लिश में भी ध्यान रख लेना अगर पूछ ले, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। सब स्थानीय संरक्षण बच्चों, अब डेफिनेशन से खुद से बनाने की कोशिश करें। देखो सब स्थानीय संरक्षण, नाम में ही पता चल रहा है, सब स्थान मतलब खुद के स्थान में, खुद के स्थान से संरक्षण। तो क्या करते हैं सब स्थानीय संरक्षण में, क्या होता है कि जो हमारे पास, देखो जैसे एग्जाम्पल लो, हमारे पास कोई पक्षी है, उसने अंडे दे दिए, बच्चे दे दिए, और वो घोंसले से गिर गया, तो आप क्या करेंगे, उसका
का जो पक्षी का बच्चा है उसको उठा करके आप उसी के खुद के स्थान में रख दो, उसी के स्थान में रख दो उस पक्षी को, उस अंडे को, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये सुविस्थानिक संरक्षण है। ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें, उसके जो पक्षी का अंडा है वो आपने वहां से हटाया और हो सकता है मान लो किसी दूसरे मुर्गी वगैरह के नीचे ला करके रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अपने मानव निर्मित जगह पे ला कर रख दिया और फिर वहां पे आपने उसे फर्टिलाइज करा दिया, आगे फिर उसी प्रक्रिया चला दी। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है, या तो सविस्थानिक संरक्षण में क्या करते हैं, मतलब ऐसा संरक्षण जिसमें जीवों के अंदर कौन सी जीन भी हो सकती है, ऐसा संरक्षण जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान में या क्या कर सकते हैं भाई, मानव ने खुद बना रखा है उसमें भी हो सकता है जनरली, या सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, प्राकृतिक स्थान में या मानव निर्मित स्थान में सुरक्षित किया जाता है। ऐसा संरक्षण जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान या मानव निर्मित स्थान में सुरक्षित किया जाता है या संरक्षित किया जाता है, सब स्थानीय संरक्षण कहलाता है। क्या बताया मैंने, बताइए। ऐसा संरक्षण जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान या मानव निर्मित स्थानों में संरक्षित किया जाता है, सब स्थानीय संरक्षण कहलाता है। चलो, इस तरीके से सब स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत हमारे पास 3 भाग आते हैं। नंबर 1, इसके अंतर्गत मुख्य 3 भाग आते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 आपके हो जाएंगे यहाँ पर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अच्छा, उससे पहले ये देखो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, और फिर इसके बाद आ जाएंगे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये लो, इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात, अब बात करते हैं तीनों की अलग अलग। आपने बताया सब स्थानीय संरक्षण, इसके अंतर्गत 3 मुख्य भाग आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंदर आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसा स्थान होता है, ये राष्ट्रीय उद्यान सब स्थानीय संरक्षण का एक भाग होता है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आप क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान सब स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आने वाला वह भाग होता है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और इसमें किसी भी मानव का कोई हस्तक्षेप मना होता है। हस्तक्षेप मना होता है, मतलब ऐसा है कि जो मानव है ना वहां पे उस उद्यान के अंदर, जहां पे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जहां पे पक्षी रहते हैं, आपके कोई जीव रहते हैं, कोई भी चीज है, तो वहां पे कोई भी मानव जाकर के ऐसा नहीं है कि भाई वहां देख सकता है, लकड़ी काट सकता है। इस तरीके से हम कहेंगे कि उनका मानव का हस्तक्षेप मना होता है। अब पेपर में आप लिखेंगे कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो कितनी है, यही है सवाल आपका। वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो आपकी हम बताएंगे कि भाई 102 होती है। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आप बताएंगे कि वह सुविस्थानिक संरक्षण जिसमें वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, और इसमें जो मानव होते हैं, स्थानीय मानव होते हैं, वो थोड़ा बहुत लकड़ी आदि की कटाई कर सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है और इनकी संख्या वर्तमान में 515 है। ये जानकारी आप दे देंगे, ये ध्यान रखेंगे, मेन पॉइंट आपके। अगला भाग होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आप बताएंगे कि ऐसे सब स्थानीय संरक्षण जिसमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखा जाता है, आनुवंशिकता को बनाए रखा जाता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं, और इनकी जो संख्या है वो वर्तमान में 15 है। इस तरीके से आपने जानकारी दे दी, सब स्थानीय संरक्षण हमारा फाइनल हो गया। अगली बात करते हैं बच्चों, इसके बाद बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में। बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण नाम से पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे उनके प्राकृतिक स्थान में नहीं रखेंगे हम। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या करेंगे, जब मतलब ऐसा संरक्षण, जीवों का ऐसा संरक्षण जिसमें उनको मानव निर्मित आवास में रखा जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जीवों का ऐसा संरक्षण जिसमें उनको मानव निर्मित आवास में रखा जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, जैसे चिड़ियाघर आपने देखे होंगे, एग्जाम्पल चिड़ियाघर ले लो, चिड़ियाघर और सफारी पार्क आदि। इस तरीके से इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं, निम्न मुख्य भाग आते हैं। उन भागों के बारे में हमें जानना है। देखो, सबसे पहला भाग बच्चों, सबसे पहला भाग होता है हमारा, ये कह सकते हैं आप, जीन बैंक। जीन बैंक क्या होता है, तो आप बताएंगे कि भाई जिन जीवों के जीन को, कुछ जिन जीवों के जीन को
विशेष स्थानों पर सुरक्षित रखा जाता है। जिन जीवों के जीन को जिन विशेष स्थानों पर सुरक्षित रखा जाता है, उन विशेष स्थानों को ही जीन बैंक कहते हैं। इसमें संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजाति के जीनों को रखा जाता है। चलिए आगे बात करें। इसके बाद मैंने क्या बताया जीन बैंक के बारे में, मतलब ये आपको पता हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं जीन बैंक के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को बैक करके 1-2 मिनट देख सकते हैं। जीन बैंक के बाद अगला शब्द आता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म संरक्षण। जर्म प्लाज्म संरक्षण देखो क्या होता है। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव नाइट्रोजन जो होती है, जो हमारी लिक्विड नाइट्रोजन होती है, द्रव नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके साथ हम जीवों की जो जीन होती है वो इतने टेम्परेचर पर जब सुरक्षित करते हैं इसके साथ नाइट्रोजन के साथ, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जर्म प्लाज्म संरक्षण। मतलब जर्म प्लाज्म संरक्षण के अंदर आप लिखोगे कि इस तकनीक के अंदर जीवों की जीन को -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव नाइट्रोजन के साथ सुरक्षित रखा जाता है। इस तकनीक को ही जर्म प्लाज्म संरक्षण कहते हैं। इस तरीके से और एक और विधि होती है बच्चों, जीन बैंक हो गया आपका, जर्म प्लाज्म संरक्षण हो गया, एक विधि होती है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन इस में आप लिखोगे कि इस प्रक्रिया के अंदर जिन जीवों के जो बीज नहीं बन पाते सामान्य तौर पर, तो उनके कायिक अंगों से उनको सुरक्षित रखा जाता है और उनको पैदा किया जाता है। बस इसके बारे में इतनी जानकारी आप दे देंगे। इस तरीके से हमने सुविस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण को कवर कर लिया। नोट्स बनाते चलिए, नोट करते चलिए, पॉइंट्स को याद करते चलिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आगे बात कर लेते हैं। इस तरीके से ये संरक्षण तो हमारा समाप्त हो गया यहीं पे। अब कुछ 1-2 नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जहां से आपका बहुविकल्पीय छोटे मोटे क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। चलिए खैर देखिए बात कर लेते हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, वो आपसे पूछ ले कि भाई जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का वो कौन सा है। सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो आप बताएंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर वो आपसे पूछ ले पेपर में कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ, लखीमपुर खीरी में। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, वो आपसे कह सकता है कि वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो आप बताएंगे 1972 में। तीसरा नोट पॉइंट। चौथा नोट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर आपने फुल फॉर्म कर ली है IUCN की। एक आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर WWF की फुल फॉर्म। WWF की फुल फॉर्म WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। वर्ल्ड वाइल्ड और यहाँ पे लिख देंगे फंड। इस तरीके से बस ये आपका जो चैप्टर है। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट ध्यान रखें, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेड डाटा बुक ये क्या होती है, रेड डाटा बुक के बारे में आप बताएंगे कि IUCN के द्वारा जारी वह बुक, IUCN के द्वारा जारी वह बुक जिसमें संकटग्रस्त और विलुप्त जातियों के बारे में, विलुप्त जातियों का डाटा दिया जाता है। IUCN द्वारा जारी वह बुक जिसमें संकटग्रस्त और विलुप्त जातियों का डाटा सूचीबद्ध दिया जाता है, रेड डाटा बुक कहलाती है। क्या बताएंगे, मतलब ये कह सकते हैं रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, IUCN द्वारा जारी वह बुक जिसमें संकटग्रस्त और विलुप्त जातियों का डाटा दिया जाता है, रेड डाटा बुक कहलाती है। लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का एक और नाम हो सकता है जैव संवेदी क्षेत्र। एक और नाम हो सकता है तप्त स्थल। तप्त स्थल 3 नामों से आ सकता है सवाल। ये क्या होता है देखिए। और इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा और आप 5-7 नंबर का जो भी है यहाँ से आएगा वो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देखिए हॉटस्पॉट क्या होते हैं, वह स्थान जहां जैव विविधता तो बहुत सारी हो, मतलब बहुत सारे जीव रहते हो, वह स्थान जहां जैव विविधता की अधिकता हो और वहां पर दोहन का खतरा बढ़ रहा हो। मतलब जब बहुत सारे जीव रहते हो और कोई आ रहा है वहां पे उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वहां पे दोहन का खतरा जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है, इस स्थान को कह देते हैं हॉटस्पॉट। वह स्थान जहां जैव विविधता की अधिकता हो और वहां दोहन का खतरा निरंतर बढ़ रहा हो, ऐसे स्थान
हॉटस्पॉट या जैव समृद्धि क्षेत्र या तप्त स्थल कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो 14 नंबर की सीरीज चल रही है, इसके अंदर एक और लेक्चर आएगा पार्ट 3, जिसमें हम समष्टि के बारे में जानेंगे और इस तरीके से आपका ये 14 नंबर का पोर्शन समाप्त हो जाएगा।